सभी को नमस्कार। हमारी जो वॉल्यूम की जो रिवीजन क्लासें चल रही हैं उसमें वॉल्यूम सेकंड के अंदर हमने नगरीय भूगोल के ऊपर बात की थी एक टॉपिक की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नगरीय भूगोल के अंदर हम अम्लैंड और नगर नियोजन के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अम्लैंड से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। या अम्लैंड शब्द का काम में किसने लिया, अम्लैंड क्या होता है, इस टॉपिक के अंदर हमने जो यहाँ पे अध्ययन बिंदु जो लिखे हैं अम्लैंड से संबंधित, आप देख पा रहे हो तो कि अम्लैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र का अर्थ और विशेषता क्या है, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अम्लैंड के उपनाम से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अम्लैंड सीमांकन की विधियों से संबंधित तो लगभग आप यूं कह सकते हो कि प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। खासतौर से विधियां और उनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी विधि कौन कौन सी। यहाँ पे हमने दो भागों के अंदर बांट करके अध्ययन किया है कि मात्रात्मक या संख्यात्मक विधियां कौन सी और अनुभवात्मक या गुणात्मक विधियां कौन सी हैं। तो कई बार हमारे सामने इस प्रकार का भी प्रश्न होता है कि अम्लैंड के सीमांकन के निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक विधि है या कौन सी अनुभाविक या गुणात्मक विधियां हैं। तो इस प्रकार से भी अलग अलग क्लासिफिकेशन, तो ये छोटा सा अध्ययन बिंदु के तौर पे हमने बात की है। तो अम्लैंड किसको कहते हैं कि नगर के चारों ओर का जो क्षेत्र, नगर के चारों ओर का क्षेत्र जो नगर की एक तरह से प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है उसको हम अम्लैंड बोलते हैं। यानी ये नगर आ गया और नगर के ये चारों ओर का जो एरिया दिखाया गया, लेकिन ये प्रशासनिक रूप से ये भी पेपर के अंदर आया कि भाई ये नगरीय प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है या नगरीय प्रशासनिक सीमा से परे होता है। तो ये नगर की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है, यानी नगर के चारों ओर का क्षेत्र जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से नगर से जुड़ा होता है और इसकी की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है, तो उसको हम बोलते हैं नगर। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और इस जो अम्लैंड शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, आंद्रे एलेक्स ने किया। तो ये भी बहुत बार बात पूछी गई है। नेक्स्ट जो आप अगर देखते हो तो यहां पे हमने एक सारणी बना करके छोटी सी बात की है, यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अम्लैंड शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग 1914 में आंद्रे एलेक्स ने किया। उन्नीस सौ चौदह में आंद्रे एलेक्स ने किया। इसी प्रकार से 1937 के अंदर यदि देखा जाए तो विटलसी ने किया, 1949 में ग्रिफिथ टेलर ने किया, 1955 में भारत में आर एल सिंह ने किया। तो यहाँ पे सारी बातें अगर आपको नए याद रह पाए तो दो बातें जरूर याद रखना कि सबसे पहले यानी 1914 में आंद्रे एलेक्स ने किया और भारत के अंदर अगर बात करें तो आर एल सिंह ने किया, यानी रामलोचन सिंह ने किया। किस नगर के लिए, वाराणसी या बनारस के लिए किया, कब किया, 1955 में किया। अब अम्लैंड के उपनाम से संबंधित बहुत बार प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। सिटी रीजन, यानी अम्लैंड को ही सिटी रीजन किसने कहा, गिडीज दे रखा हो तो ठीक है, पुस्तक यानी सिटीजन इनोवेशन में। गिडीज नहीं दे रखा हो तो हैरिस और डिकिंसन अगर दे रखा हो तो कर देंगे। नगरीय प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव आप याद रखना कि नॉर्थ में होता है तो इसका मतलब नॉर्थन की बात करेंगे। नगरीय क्षेत्र, क्षेत्र को आप इस प्रकार से यानी नगरीय प्रभाव क्षेत्र की बात करेंगे तो नॉर्थन। नगरीय क्षेत्र अगर सीधा लिखा जाए तो सैमुअल्स व गिलबर्ट। और इसी प्रकार से परिनगर, यानी अम्लैंड को परिनगर किसने कहा, तो डेनियल सैंडर्स ने। ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं यहां पर। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो बात करेंगे कि अम्लैंड के सीमांकन की विधियों की बात की गई, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि अम्लैंड के सीमांकन की विधियों को दो भागों में बांट करके अध्ययन कर रहे हैं। एक आप देखेंगे मात्रात्मक विधियां, दूसरी आप देखेंगे अनुभाविक या गुणात्मक विधियां। मात्रात्मक विधियों के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत बार इन विधियों के नाम से संबंधित, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का है, चाहे कॉलेज लेक्चरर का है, चाहे नेट का है या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर है, बहुत सी बार आपके सामने अम्लैंड के सीमांकन की विधि आती हैं। आपके सामने ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक है या कौन सी गुणात्मक है, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। और दूसरा, कौन सी विधि का किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया। गुरुत्व नियम या अंतःक्रिया की बात करते हैं एच.सी. कैरी ने। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करेंगे रेली ने। अलगाव बिंदु संकल्पना की बात करते हो पी.डी. कन्वर्स ने। और गुरुत्व संभाव्य नियम पी.डी. महादेव और जायसवाल ने।
यह भी प्रश्न पूछा गया है कि रेली के नियम में संशोधन किसने किया, तो पीडी कन्वर्स ने किया। अलगाव बिंदु की जो संकल्पना है, थीसिस बहुभुज विधि की बात करेंगे तो बोग आ जाएगा। प्रसंभाव्यवादी मॉडल की बात करते हो तो हब की बात आ जाएगी, और ग्राफ थ्योरी की बात करते हैं तो निस्टन और डेसी की बात करेंगे। तो ये कुछ हमने इस प्रकार से लिख दिया कि ये मात्रात्मक विधियों की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सूत्र से भी लिख रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आप इनको याद रख सकते हो, पेपर में याद रखने के अंदर आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि गुरु कै, तो इसका मतलब गुरु कै का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण, एच सी कैरी, कै का मतलब कैरी की बात आ जाएगी। गुरु कै रैली में फूट पड़ गई, मतलब सीधी सी आप बात कर रहे हो, एक तरह से याद रखने का एक तरीका हो गया कि भी गुरु जी कह रहे हैं गुरु कै, तो बोले गुरु क्या कह रहे हैं, रैली में फूट पड़ गई। तो रैली का मतलब यहाँ पर रैली आ गया, फूट पड़ गई मतलब फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम की बात आ गई। तो अलगाव होगा, स्वाभाविक सी बात है, फूट पड़ गई तो कोई न कोई तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, यानी उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, कन्विंस करना पड़ेगा। तो आपने कह दिया कि गुरु के रैली में फूट पड़ गई, तो अब यहां पे लिखा अलगाव होगा, स्वाभाविक सी बात है, फूट पड़ी है तो अलगाव होगा, तो अलगाव होगा तो हम क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे। तो यहां पे अलगाव बिंदु संकल्पना, कन्विंस का मतलब हो गया पीडी कन्वर्स आ जाएगा। तो गुरु शंभु महादेव की जय हो, जब यानी कन्विंस हो गया, स्वाभाविक सी बात है कि जो फूट वाली बात थी वो ठीक रह गई, तो गुरु शंभु महादेव की जय। तो इसका मतलब गुरु शंभु, तो गुरु गुरुत्व, शंभु का मतलब हो गया गुरु गुरुत्व संभाव्य, और महादेव यानी पीडी महादेव, और जय का मतलब जयसवाल, ये आ गए। अब आपका बचा थीसिस बहुभुज विधि, बोग आ जाएगा, प्रसंभाव्यवादी हफ आ जाएंगे। बोलो ग्राफ थ्योरी, ग्राफ के लिए यहां पे एक सूत्र लिख दिया, ग्राफ निस्सा डेसी, तो डेसी तो ग्राफ का मतलब ग्राफ थ्योरी होगी, और निस्सा डेसी मतलब निस्सा और निस्टन और डेसी। तो ये 5-6 शब्द ऐसे हैं जिनको आप अपने तरीके से या कोई और तरीके से अगर याद रखते हो तो फिर वहां पे कंफ्यूज नहीं होगा। बार बार पेपर के अंदर ये सवाल कोई एक दे दिया जाएगा या इनको सुमेलित करवा लिया जाएगा, कौन सा असुमेलित है, इस प्रकार से बात की जाएगी। और गुणात्मक विधियों के अंदर अगर बात करते हो तो विश्व में सर्वप्रथम गुणात्मक विधियों के आधार पर अम्लैंड का जो निर्धारण है वो ई डिकिंसन के द्वारा किया गया था, यानी ब्रिटेन के नगरों हेतु किया। इसी प्रकार से सीडी हैरिस ने अगर बात करते हो तो यूएसए में ग्रेट साल्ट सिटी जो है उसके लिए किया, और भारत के अंदर अगर बात करें तो आरएल सिंह ने वाराणसी के अंदर गुणात्मक विधियों का प्रयोग करते हुए अम्लैंड का सीमांकन किया। तो यहां से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटी सी बात है, हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो कि अम्लैंड के लिए ही जो ये एक तरह से हिंटरलैंड एक शब्द दे रखा है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, एच.एफ. ग्रीन ने, यानी ये एक यूरोपियन शब्द है जो बंदरगाह के समीपवर्ती भाग होते हैं उनके लिए, यानी अम्लैंड शब्द काम में नहीं लेकर के किसको काम में ले रहे हैं, हिंटरलैंड शब्द को काम में ले रहे हैं। तो ये अम्लैंड से संबंधित हमने कुछ बातें सीखी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कि नगरीय नियोजन और उसके सिद्धांत। इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अध्ययन बिंदु के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे अध्ययन बिंदु के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नगर नियोजन किसको कहते हैं, नगर नियोजन के उद्देश्य क्या है, या नगर नियोजन के सिद्धांत कौन से हैं। नगर नियोजन क्या है, नगर नियोजन के उद्देश्य क्या है, हमें कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं, और इसी प्रकार से नगर नियोजन के सिद्धांत क्या है। नाम से स्पष्ट है कि भी नगर के लिए प्लानिंग बनानी, एक तरह से क्यों बनानी होंगी, क्योंकि नगर के अंदर कोई समस्याएं हैं, उन समस्या के समाधान हेतु, यानी नगरीय समस्या होंगी तो ही हमें प्लानिंग की जरूरत, भाई उनका कैसे समाधान हो उसके, या भविष्य के अंदर अगर हम नगर डेवलप करें तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने न आए, उसके लिए हम नगर का प्लान बनाते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन पैट्रिक एवरक्रॉम्बी ने नगर नियोजन के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए। कौन सा, सौंदर्य बताए हैं, स्वास्थ्य बताया और सुविधा बताए हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब नगर नियोजन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। कई बार सीधा प्रश्न ऐसा हो सकता है नगर नियोजन के कौन से सिद्धांत हैं या कौन से सिद्धांत नहीं है, बहुत बेसिक से सिद्धांत है। नगर का विकेंद्रीकरण, यानी कुल मिलाकर के नगर से संबंधित जो समस्याएं हैं वो न हो किसी के सामने, चाहे वो परिवहन से संबंधित हो, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, या फिर भीड़ भाड़ से संबंधित हो, पॉल्यूशन से संबंधित हो, या जगह से संबंधित हो, या स्वस्थ वातावरण से संबंधित हो, यानी किसी प्रकार की समस्याएं नगरीय जो लोग हैं उनके सामने न आए, उन समस्या से किस प्रकार से छुटकारा दिलाया जा सकता है, उसके लिए नगर की हम प्लानिंग करते हैं। तो नगर प्लानिंग के नियोजन के जो सिद्धांत हैं उसमें से हमने एक सिद्धांत लिखा है कि नगर का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए तो ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। दूसरी जो बात करेंगे यहां पर उपवन नगर या गार्डन सिटी, प्रश्न आता है कि
उपवन सिटी या गार्डन, उपवन नगर या गार्डन सिटी की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो एबेंजर होवार्ड। ये भी बहुत बार पूछा गया। प्रथम गार्डन सिटी पर आधारित नगर कौन सा बनाया गया? तो लिसवर्थ, लंदन के अंदर 1903 में डेवलप किया गया। और भारत का प्रथम उपवन नगर यानी नई दिल्ली आ गए। तो ये तो नगर नियोजन के दो सिद्धांतों की हमने बात की। नेक्स्ट अगर देखते हो तो सैटेलाइट सिटी या रेडियंट सिटी। तो सैटेलाइट सिटी या रेडियंट सिटी की अगर बात करते हैं तो ली कार्बुजियर। अब यहां पर एक छोटा सा हमने अंतर लिखा है कि भाई सब अरब कह दीजिए उपनगर और उपग्रहीय नगर में क्या अंतर होता है। तो उपग्रह जो नगर उपनगर जो होते हैं और उपग्रहीय नगर जो होते हैं सैटेलाइट टाउन होते हैं। सब अरब और सैटेलाइट टाउन में क्या अंतर है? सब अरब जो होते हैं वो एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप ही रह जाएगा, वो नगर के पास में होंगे। यानी जैसे ये आपका नगर है तो इस नगर के ये पास में होगा। यहां पर आवासीय सुविधा होती है क्योंकि ये लोग काम करने के लिए यहां नगर के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब इस एरिया के अंदर दिन के अंदर जो लोग होंगे वो कम रहेंगे क्योंकि रात को सोने के लिए आते हैं। तो दिन में यहां पे जनसंख्या जो होगी वो कम रहेगी और रात के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। और आर्थिक रूप से ये इस शहर के ऊपर डिपेंड करते हैं। शहरी जो उत्पाद होते हैं उनके एक तरह से उपभोक्ता होते हैं और यहां पर आप यूं कह सकते हो उनको श्रम उपलब्ध कराते हैं। तो वो नगर तो आपके कहलाएंगे सब अरब। दूसरी ओर आप सैटेलाइट टाउन की बात करते हो तो वो शहर से दूर होंगे, वो वहां पर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। यानी उनको आवासीय सुविधा के साथ साथ में रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। शहर से उनकी दूरी ज्यादा होगी और इस प्रकार के जो नगर होते हैं जो सैटेलाइट टाउन होते हैं वो खुद आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसका मतलब वहां पर कुछ एक्टिविटी होंगी तो दिन के अंदर लोग उस एरिया के अंदर ज्यादा रहेंगे कंपेरेटिव रात की तुलना में। तो ये छोटा मोटा कोई प्रश्न इस प्रकार से कई बार सैटेलाइट टाउन और सब अरब से संबंधित आपके सामने हो सकता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नव नगर या न्यू टाउन की संकल्पना की अगर बात करते हैं तो पैट्रिक एवरक्रॉम्बी के द्वारा प्रतिपादित की गई। इस प्रकार के ये एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। जो इथोपिया का राजधानी नगर यानी अदीस अबाबा की अगर बात करते हो तो नवीन जो खिलता हुआ जो पुष्प होता है उसकी समान यानी इस नगर का डेवलपमेंट किया गया। तो प्रश्न आपके सामने ऐसा हो सकता है अदीस अबाबा का संबंध है इथोपिया से और ये एक तरह से न्यू टाउन है और न्यू टाउन की संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? पैट्रिक एवरक्रॉम्बी ने। इसी प्रकार से सिटी रीजन कह दीजिए या रीजन सिटी की संकल्पना अभी हम पीछे करके आए थे, पैट्रिक गिडीज ने दी। रेडबर्न सिटी की संकल्पना की बात करते हैं क्लियरेंस टेंट व हेनरी राइट के द्वारा प्रतिपादित की गई। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे समानांतर नगर की संकल्पना है वो क्यूडेड लिनियन ने की। तो ये कई बार आपसे सुमेलित करवा लेते हैं कि कौन सी संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहां पे अगर देखते हो तो वृहद एकड़ नगर की संकल्पना फ्रैंक लॉयड राइट के द्वारा प्रतिपादित की गई। पड़ोसी इकाई नगर की संकल्पना क्लेरेंस पेरी के द्वारा। फिर आगे कुछ सामान्य ऐसे सिद्धांतों की बात की गई है कि ये उसी से मिलते जुलते हैं। विस्तारित नगर एक तरह से यानी नगर का विस्तार कर दिया जाए तो फिर नगर की जो समस्याएं होती हैं वो कम होंगी। इसी प्रकार से नगर का नवीनीकरण कर दिया जाए, नगर को नया स्वरूप दे दिया जाए, रूप दे दिया जाए तो उसके कारण नगरीय समस्याएं हैं वो कम होंगी। और प्लानिंग के अंदर आप यूं कह सकते हो मलिन जो बस्तियां हैं उनका सुधार करने के प्रयास किए जाएं तो उसके आधार पर आप यूं कह सकते हो कि भी नगर की जो समस्याएं होती हैं वो कम हो सकती हैं। पुनर्वास बनाम पुनर्विकास यानी पुनः डेवलपमेंट किया जाए चीजों का तो कम हो सकती हैं। यातायात पृथक्करण का तात्पर्य होता है कि भी शहर के अंदर जो ट्रैफिक जो है उसकी अलग से व्यवस्था की जाए तो उसके आधार पर नगरीय समस्याओं को आप कम कर सकते हो, नगर के अंदर सुविधाएं हैं वो बढ़ा सकते हो। नगर केंद्र पुनर्विकास यानी नगर का जो केंद्र एक ही था तो कई अगर सप्लीमेंट्री अगर केंद्र के तौर पे अगर डेवलपमेंट होते हैं तो नगरीय समस्याएं कम हो सकती हैं। भावी नगरों के हेतु आपको प्लानिंग करने की बात आ सकती है कि नगर टाउन प्लानिंग जो नई जो नगर की प्लानिंग होती है वो किस प्रकार से किया जाए, जैसे सैटेलाइट टाउन वगैरह है वो डेवलपमेंट किए जाएं। तो ये कुछ एक तरह से नगर नियोजन के सिद्धांत है। ऑल ओवर इन सिद्धांतों का जो मूल उद्देश्य था वो तो यही है कि नगर के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो कम से कम हो और वहां के लोगों को सुख सुविधाएं अधिक प्रदान की जाए, उसी लिए नगर के नियोजन की बात की गई है। तो ये बहुत छोटी सी बात की गई है। मास्टर प्लान एक शब्द आता है। मास्टर प्लान क्या होता है कि जैसे नाम से स्पष्ट है कि मतलब एक इस प्रकार का वृहद प्लान बनाना जिसके अंदर नगर के अंदर अगर वर्तमान में कोई समस्याएं हैं तो उनको ठीक किया जा सके और भविष्य के अंतर्गत
यानी ऐसी समस्याएं उनके सामने पैदा ना हो, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे वो पोल्यूशन से संबंधित हो, चाहे उनके रहन सहन से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो बिजली से संबंधित हो। यानी शहर के अंदर जितनी भी एक मानव को जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है वो अच्छी से अच्छी उसको मिले। तो यहाँ पे लिखा है कि नगर की वर्तमान दशा में सुधारना। अगर किसी शहर के अंदर जैसे ट्रैफिक की अगर समस्या है, पानी निकासी की अगर समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, अगर वर्तमान में किसी शहर के अंदर ऐसी समस्याएं हैं तो मास्टर प्लान बना करके आप एक तो वर्तमान दशा को ठीक करना, और दूसरा यानी भविष्य के अंदर यानी उस शहर का स्वरूप कैसे दिया जा सकता है ताकि आने वाले समय के अंदर ऐसी समस्याएं हमारे सामने न हो। तो ये मास्टर प्लान के अंदर बात की गई है। तो यहां पे हम देखेंगे भारत में सर्वप्रथम यानी मुंबई नगर का मास्टर प्लान तैयार किया गया था 1915 के अंदर। भारत में नियोजित अगर नगरों की बात की जाए तो नियोजित नगरों के तौर पे अगर देखते हो तो जमशेदपुर की बात करते हैं तो ये भारत का प्रथम नियोजित औद्योगिक नगर है। प्लान या आयोजना तैयार की सर्वप्रथम किसने? जूलियन कैनेडी ने। और वर्तमान प्लान जो जमशेदपुर का है वो ऑटो कनेक्सी बर्जर के द्वारा तैयार किया गया। तो 2-3 डाटाबेस प्रश्न आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि चंडीगढ़ जो है उसके वास्तुकार से संबंधित अगर बात की जा सकती है, ले कार्बुजियर ने इसको दिया। और नई दिल्ली का जो है वो एडविन ल्यूटेंट की बात कर ली और बेकर ने इसका खाका तैयार किया। इसी प्रकार से अन्य तथ्य 2-3 यहाँ पे लिखे हैं कि कैनबरा का, पेरिस का, लंदन का, शिकागो और वाशिंगटन का एक तरह से वास्तुकार कौन थे? तो कैनबरा की बात आती है, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन की बात आ जाएगी। इसी प्रकार से पेरिस की बात करें हॉसमैन की बात आ जाएगी, लंदन की बात करें रेन की बात आ जाएगी, शिकागो बरहम और वाशिंगटन एनफेंट। तो ये कुछ नगरीय भूगोल से संबंधित यानी थोड़ी सी बातें थी और यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो बहुत छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा अगर ध्यान लगा करके पढ़ते हो तो मुश्किल से 1 घंटा का टॉपिक नहीं है जिसमें से आपके 2-3 प्रश्न हल हो जाते हैं। धन्यवाद।